हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, बीपीएससी द्वारा जो रिजल्ट की है वो अब शुरुआत हो चुकी है और बीपीएससी ने रिजल्ट जारी करने से पहले अपने काउंसलिंग से संबंधित सभी नियम और साथ में ही आपके जो अर्हता और एवं कट ऑफ है, देखिए अर्हता एवं कट ऑफ के बारे में भी बता दिया है। काउंसलिंग से संबंधित सभी नियम जो भी रूल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको लेके आने हैं, और साथ में देखिए मेधाक्रम एवं टाई ब्रेकर वाली जो स्थिति संशय बनी हुई है उसको भी यहाँ पे क्लियर किया है उन्होंने। अभी हम आपको पूरा नोटिस पढ़ के बताएंगे। साथ में देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी जो एनआईओएस के बारे में है, उस एनआईओएस डीएलएड के बारे में भी 18 महीने का जो कोर्स था उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया है। देखिए अभी ये का नोटिस है 21 तारीख का है, 21/12/2023। तो देखते हैं एक एक करके सभी बातों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। रिजल्ट अभी मान के चलिए आपके रिजल्ट आने की शुरुआत हो चुकी है, उससे पहले का ये लेटर है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए क्या बोला गया है। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा TRE 2.0 की बात हो रही है। 27/2023 यही आपकी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है। नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते हुए अपलोड किया है उसी हिसाब से आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। देखिए आगे बोला गया है कि इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज व डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो कि पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। देखिए ये उनका प्रोसेस है काउंसलिंग का, वो उन्होंने जिक्र किया है। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः अपलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तब जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको दोबारा से मतलब उसमें से डाउनलोड करने, उस पर एक आयोग वाटरमार्क देगा उसको, और जो आपके पास में ऑफलाइन होंगे डॉक्यूमेंट उनको साथ लेके जाना है और वहाँ से आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो होना है काउंसलिंग के जरिए से। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये उनके बारे में बताया गया दिव्यांगता से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया गया। सभी इसमें बातों को क्लियर कर दिया गया है। कट ऑफ, अर्हतांक, सभी पूरे डेबी के सभी रूल यहाँ पर बता दिए गए। वीडियो को आप अंत तक देखें। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, अगर कोई मतलब डिफॉल्टर है उसके लिए बोला गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए मेन बात यहाँ से आती है आपकी अर्हता एवं कट ऑफ की। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक संख्या इनका जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को कितना 40% लाना है। मिनिमम जो बताया है वो क्वालिफाइंग वाला कि 40% आपको लाना ही लाना है। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। फिर इन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। कहने का मतलब है चाहे आपका 6 to 8 हो, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 9th हो, 10th हो, चाहे वो 11th हो 12th हो, क्योंकि वहाँ पर 11th और 12th में बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, 2 गुनी बच्चे केवल एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी अगर आपका जो क्वालिफाइंग है उसमें अगर 40% जनरल वाले और जो अपने अंक नहीं ला पाते हैं तो बेशक आपकी सीट खाली रह जाए, उनका मतलब कट ऑफ में कोई किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उनका जो परीक्षा फल है वो असफल घोषित किया जाएगा। देखिए उसके बाद में मेधा सूची किस प्रकार बनेगी। ज्ञातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है कि वो बताया गया कि पहले जनरल की कोटि भरी जाती है। अगर कोई भी आरक्षित वर्ग वाला अगर जनरल फाट कर लेता है तो उसे जनरल की सीट मिल जाती है, उस हिसाब से बताया गया। इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए मेधा क्रम एवं टाई ब्रेकर जो कि बहुत ही आपके क्वालिफाइंग वाले में एक संशय की स्थिति बनी हुई है, जो आयोग ने एक नोटिस जारी किया था उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने देखिए क्लियर किया है। देखते हैं क्या बताया इन्होंने। देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण
इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। यानी कि जो रिजल्ट बनाया गया इनके द्वारा बता दिया गया कि रिजल्ट तैयार हो चुका है। हो सकता है किसी जैसे 1 to 5 है या किसी का जिसमें भी पहले पोस्ट कम है, मतलब जिसमें फॉर्म कम पड़े हुए हैं, उनका रिजल्ट तैयार हो चुका हो। धीमे धीमे सभी रिजल्ट यहाँ पर तैयार होते जा रहे हैं। तो इन्होंने पहले अपने रूल एंड रेगुलेशन सभी को यहाँ पर बता दिया है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांकों को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों पर ही आपकी मेरिट बननी है। तो वही बताया कि मेधा सूची इन्होंने तैयार की है। अच्छा आगे देखिए अगला पॉइंट क्या बताया इन्होंने, उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, यानी कि जो 120 में टोटल अगर समान है, चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3, यानी कि जैसे बात कर लिया 6 to 8 की, तो एक पहला था अर्था क्वालिफाई, दूसरा था जीएस सेक्शन, तीसरा था जो मुख्य विषय है मैथ साइंस वाले के लिए मैथ साइंस। तो जैसे मैथ और साइंस भाग 3 की उसकी बात कर रहा है, अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर दो स्टूडेंटों के मार्क्स समान बनने हैं तो उसका टाई ब्रेकर, फिर उसमें से सिलेक्शन किसका लिया जाएगा, तो उसमें से सिलेक्शन उसका लिया जाएगा जिसके 80 प्रश्न वाले देखे जाएंगे पहले टाई ब्रेकर फर्स्ट में, जो जिसे स्टूडेंट के 80 प्रश्न में से ज़्यादा किसके हैं। सपोज करिए मैथ साइंस में एक स्टूडेंट के बैठ रहे हैं 60 और एक के बैठ रहे हैं 57, तो 60 वाले का नंबर लिया जाएगा बेशक उनके अंक समान हो टोटल ऑल ओवर 120 में से। ये पहला टाई ब्रेकर का नियम है। चलिए अच्छा फिर आगे क्या बताया इन्होंने, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण, उसमें था ही नहीं क्योंकि उसमें 2 ही सेक्शन थे आपके, लैंग्वेज वाले और जीएस वाला सेक्शन था, तो भाग 3 जैसा था ही नहीं 1 to 5 में। नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर फर्स्ट नहीं रहेगा, यानी उसमें 80 अंक वाला जो मेन पेपर है उसका टाई ब्रेकर का कोई भी नियम नहीं है। अच्छा टाई ब्रेकर फर्स्ट के बाद, अगर सपोज करिए फर्स्ट के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में, अगर किसी 2 स्टूडेंटों के समान अंक आ गए आपके, जैसे मैथ्स और साइंस में पहले स्टूडेंट के भी 60 है और दूसरे स्टूडेंट के भी 60 है और टोटल भी बराबर बैठ रहे हैं, वैसे एक्सेप्शनल केस होता है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन जो उनका रूल एंड रेगुलेशन है चयन करने का वो उन्होंने क्लियर किया है कि किसी प्रकार का बाद में विवाद ना हो। द्वितीय टाई ब्रेकर अगर पहले में समान है, टाई ब्रेकर में 60 आ रहे हैं, तो फिर द्वितीय टाई ब्रेकर का यूज करेंगे। वो टाई ब्रेकर सेकंड में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। टाई ब्रेकर सेकंड का यूज किसमें किया गया है इन्होंने, कि टाई ब्रेकर सेकंड का यूज जो कक्षा 1 से 5 है उसमें जो भाषा है लैंग्वेज वाला, जो हिंदी इंग्लिश है जो भी है, उसमें अगर जिसके ज़्यादा होते हैं मार्क्स उसका उसमें वो यानी कि उसे वरीयता देने के रूप में करेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए लैंग्वेज में। भाषा फर्स्ट के लिए जो टाई ब्रेकर सेकंड बनाया गया है, टाई ब्रेकर फर्स्ट किसके लिए, जो आपका मैथ एंड साइंस यानी जिसमें भाग 3 भी है उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर उसमें भी समान है तो उनके लिए भी फिर इसी तरीके से देखा जाएगा। अच्छा चलिए आगे देखते क्या है, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु देखिए यहाँ पे बताया गया है, भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की ये इन्होंने रूल बनाया। न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने में प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर सेकंड के रूप में नहीं रखा गया है। देखिए ये वाला अभी भी यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि ये टाई ब्रेकर के रूप में इसे 0 घोषित कर रहे हैं न्यूनतम अर्हतांक अंक को, या फिर ऑल ओवर ही इन्होंने 0 कर दिया है कि मतलब चाहे किसी के भी कितने भी मार्क्स हों वह क्वालिफाइंग वाले में, जैसे 6 to 8 है और 9th और 10th है और 11th और 12th है, उसमें अगर क्वालिफाइंग वाले में अगर 0 है तो उसका मतलब ये काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टाई ब्रेकर के रूप में भी बोला है और करके, तो इसका कहने का मतलब इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है और आयोग इस बात को और क्लियर कर सकता है कि जो न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित किया गया है वो किसके परिप्रेक्ष्य में किया गया है। अगर ऑल ओवर वो क्वालिफाइंग करा रहे हैं 0 करा के कितने भी मार्क्स हों तो इससे तो देखिए कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा ही। फिर देखते हैं क्या होता है। ये वाला जो रूल बोला है उन्होंने सेकंड वाला टाई ब्रेकर में तो बोला ही बोला है, साथ में इसमें भी देखा जाता है कि वो क्वालिफाइंग उसे 0 पे कराएंगे या फिर क्वालिफाइंग अंक जो उन्होंने रखे थे 9 वही वाला रूल लागू करेंगे। चलिए टाई ब्रेकर 3rd एवं 4th के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र, ये दोनों टाई ब्रेकर फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये हो गया। अगर इसमें भी अगर व्यवस्था बनती, अगर बच्चों के मार्क्स दोनों में ही केस में समान है, फिर उसके बाद में वो अभ्यर्थी की उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनके नाम को वरीयता
दी जाएगी। लास्ट में 3rd और 4th में उनके नाम और एज को देखा जाएगा। चलिए आगे इन्होंने और क्या बताया कि अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में शर्त है। ये देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि जो दूरस्थ माध्यम से यानी कि जो NIOS DLED है उन्होंने 18 महीने का जो DLED की मान्यता समाप्त कर दी गई है, बताया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये बता रहे कि बिहार राज्य का जो नियम है वो NCT के परामर्श से अपना जो भी है शिक्षा विभाग का अंतिम निर्णय लेते हैं। तो NCT से विचार विमर्श करके जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके हिसाब से ये जो NIOS DLED है उस पर डिसीजन ले सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो BPSC द्वारा ये नोटिस जारी किया जा चुका है काउंसलिंग एवं जो भी इनका रूल एंड रेगुलेशन है अर्हतांक एवं कट ऑफ से संबंधित, जिस पर इन्होंने रिजल्ट तैयार किया है। रिजल्ट यहाँ पे देखिए इस नोटिस में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये अपना रिजल्ट तैयार कर चुके हैं। जिस भी पोस्ट का हो ऐसे ही लगातार अपने रिजल्ट तैयार करते जा रहे हैं और फिर उन्हें रिजल्टों को घोषित करते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।